नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है, जिससे प्रदेश के कई जिलों को फायदा होगा, रोजगार के अवसर भी बनेंगे, प्रदेश में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसके फायदे गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे हवाई बात बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही सरकारी घोषणाओं पर केंद्रित पूरा चुनाव होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नर्मदा एक्सप्रेस वे से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? क्या ये केवल एक चुनावी घोषणाएं हैं? और साथ ही एक अहम सवाल ये भी कि नर्मदा किनारे एक्सप्रेसवे बनने से नर्मदा की सफाई, जो कि एक बड़ा मुद्दा है, क्या वो प्रभावित होगी या उसमें और फायदा होगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक नई घोषणाएं कर रही है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने नर्मदा के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। भोपाल, इंदौर समेत कुल 7 जिले नर्मदा एक्सप्रेसवे से जोड़े जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर लंबा होगा। यह मार्ग एमपी के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे भारत माला परियोजना के तहत बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार विकास के नए इतिहास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रच रहे हैं। अब नर्मदा के किनारे नर्मदा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, उसमें भोपाल सहित इंदौर सहित 7 जिले उसमें शामिल करके अमरकंटक से लेकर गुजरात तक उसको बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से चारों तरफ मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास आकर अपने उद्योग लगा रही हैं, आने वाले समय में रोजगार के क्षेत्र में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 आएगा। सरकार के इस बड़े फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल झूठ बोल सकती है, जुमले दे सकती है। नर्मदा एक्सप्रेस वे केवल और केवल झूठ फरेब से ज़्यादा कुछ नहीं है। ना सरकार के पास पैसा है, ना किसी तरह के बजट का प्रावधान किया गया है। जब नर्मदा एक्सप्रेस वे का ही अता पता नहीं है, तो उसके कनेक्टिंग रूट्स का कहीं कोई अता पता होने वाला नहीं है। 10 साल से चंबल एक्सप्रेस वे के 4 बार नाम बदल गए, लेकिन जमीन पर भूमि अधिग्रहण और एक पैसे का काम अभी तक चालू नहीं हुआ। केवल चुनाव आता हुआ देख के झूठ बोल रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे बनने से बड़े स्तर पर उद्योग लगेंगे और काफी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हाल के कुछ महीनों में विपक्ष ने विकास और रोजगार को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन अब सरकार उनके इन सवालों पर विकास की नई दीवारें खड़ी करके जवाब दे रही है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल जी, अभी हमारी रिपोर्ट आपने देखी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्या केवल ये जुमलेबाजी भर है कि बड़ा एयरपोर्ट बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर? अब नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि चंबल एक्सप्रेसवे हम 10 साल से सुन रहे हैं, आज तक तो भूमि अधिग्रहण तक का काम नहीं हो पाया। तो ये आज हमें सुना, बड़ा अच्छा लगा कि एक्सप्रेसवे बनेगा। ये अगले 10-15 साल का प्रोजेक्ट है या जल्दी इसका डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए लोकेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगाती है, तो कांग्रेस का विजन कभी भी विकास के लिए होता नहीं। और जब कोई विकास का काम, जब नई प्लानिंग आती है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र बढ़े, जिसमें पर्यटन का क्षेत्र बढ़े, जिसमें मध्य प्रदेश का विकास हो, तो ऐसे गौरवान्वित होने वाले योजनाओं को भी वो आरोप की नजर से देखते हैं। तो कांग्रेस का तो आरोप लगाने का काम है, तो किसी भी प्रकार से ये प्रकरण कैसे हम आरोप लगा सकते हैं, उस पर कोई कारण ढूंढती रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मां नर्मदा के किनारे इस प्रकार का एक्सप्रेस वे बनने का काम
जब शुरू होगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और इससे हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे हमारी जो कनेक्टिंग रोडें होगी वहां के क्षेत्र के भी रोजगार के अवसर आज बढ़ेंगे। जब बैठक हुई सर कैबिनेट की, क्योंकि अभी तो सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, तो कुछ आगे की चर्चा भी हुई कि क्या लक्ष्य है इसको लेकर, क्योंकि अगर लक्ष्य तय हो गया तो फिर ज्यादा आसानी रहेगी ना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे मैं जवाब भी ले लूंगा, नहीं तो वो पूछेंगे कि भाई कितने साल का प्रोजेक्ट है ये। देखिए निश्चित रूप से इसको करने के लिए भारतमाला परियोजना जो हमारी है उसमें उसके लिए इसकी सैद्धांतिक रूप से ये तय हुआ है कि उसके तहत ये बने और ये शीघ्र ही बनेगा। निश्चित रूप से टारगेटेड टाइम होगा। आज उसकी सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी है कैबिनेट में, तो अगले चरण का काम भी तो निश्चित रूप से जल्द होगा। अमनीश बुंदेला जी, अभी अगर कोई चीज हो रही है, अब कहीं से तो शुरू करनी है उसको, तो आज पहला कदम उठा दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी कह रही है कि इन्हें तो विकास के काम से दिक्कत है, ऐसी बात है क्या सर? देखिए लोकेन जी, आप भी जानते हैं, अगर आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो देश का जो विकास है कांग्रेस ने ही किया है। इनने बेचने का काम किया है। हमने एयरपोर्ट खुलवाई, ये बेचते हैं। हमने स्टेशन बनाई, ये बेचते हैं। हमने 66,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई, ये बेचते हैं। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात लोकेन जी, इससे इतर जो आज का विषय में उसकी बात अगर करूं लोकेन भाई, ये उसी तरह की घोषणा है जैसे मोदी जी ने गुजरात चुनाव की वोटिंग के 4 दिन पहले सी प्लेन चलाने की घोषणा की। 5 साल होने वाले, सी प्लेन का था पता नहीं है। ये उसी तरह की घोषणा है जो गंगा सफाई अभियान के तहत कम से कम 2600 करोड़ रुपए कहां गए उत्तर प्रदेश में आज तक पता नहीं है। ये उसी तरह की घोषणा है लोकेन जी कि उन्होंने कहा था कि गंगा में हम जहाज चलवाएंगे, मालवाहक जहाज चलवाएंगे। उसके इस चुनाव में तक भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई चर्चा नहीं करी। योगी जी के मुंह से अब तक उस बात का आपने एक शब्द तक नहीं सुना। बाकी अब एक तार्किक बात इससे बोलूं लोकेन जी, मेरी बात से दिनेश गुप्ता जी भी सहमत होंगे। जो भी नदी के किनारे इस तरह के एक्सप्रेस वे बनते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करती है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपने घोषणा कर दी, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं नर्मदा में आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर एक ईंट नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें एनजीटी का बड़ा हस्तक्षेप रहता है। और आपने भी देखा होगा निरंतर शिवराज सिंह के शासनकाल में नर्मदा को छलनी किया गया है रेत का अवैध उत्खनन करके। और ये तो मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं शिवराज जी की नई प्लानिंग है कि अगर हम एक्सप्रेस बनाएंगे तो रेत की चोरी आसान हो जाएगी, थोड़ा आसान रहेगा। बाकी आप जानते हैं, ये बात आपने भी अपने नरेशन में स्टार्टिंग में कही कि इस तरह की योजनाएं जो होती हैं उतना आसान नहीं होता है लोकेन भाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसमें भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ा विषय होता है। और प्लस 906 किलोमीटर का अगर आप मार्ग बनाते अच्छी बात है, लेकिन उसकी फिर वाइबिलिटी भी चेक की जाती है कि साहब यहाँ से कितना ट्रैफिक आएगा, कितना। देखिए अमरकंटक से आप मुझे बताएं आप कहाँ ले जाएंगे, अच्छी बात ले जाइए आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है भूमि अधिग्रहण कैसे कर, आपने घोषणा कर दी। लेकिन एक बात बताइए बुंदेला जी, ये जो पेचीदगियां हैं ये तो हर सरकार में रही है ना सर। खासकर भूमि अधिग्रहण का जो मसला है उसको तो सुलझाना बड़ा मुश्किल रहा है हर सरकार के लिए। आप लोगों ने कितने एक्सप्रेसवे की घोषणा की होगी, वो अब जाकर पूरे हो रहे हैं किसी तरीके से, और जो अब सरकार कर जारी हो सकता है कि वो अगले चरण में हो, अगली सरकार में भी हो, कोई भी सरकार रहे। लोकेश जी, हमने जो घोषणाएं की आप देख लें, चाहे दिल्ली में 1000 फ्लाईओवर बनाने की बात हो या इसी एनजीटी संबंध अरावली एक्ट किसने पास कर, जाके आप पता करिए। इनकी अटल सरकार ने तो जंगल काटने के आदेश दे दिए थे। अरावली एक्ट कैसे पास हुआ? आपकी सरकार ने कौन सा एक्सप्रेसवे 1 साल में बना दिया, आप बता दीजिए। देखिए हमने एक एक्सप्रेसवे की बात नहीं है। अगर आप बात एक साल के अंदर कोई एक्सप्रेसवे बना है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि यार डिबेट एक्सप्रेसवे पर ये आपने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा है। देखिए एक बात समझे, एक साल में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनते, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको। लेकिन अभी चंबल एक्सप्रेसवे सही बात 10-12 साल हो गए सुनते कहीं कोई उसकी तैयारी दिखती नहीं। लेकिन मेरा सवाल लोकेन जी ये है कि ये जो आपने नरेशन में कहा था कि अगर नर्मदा किनारे आप सड़क बनाएंगे तो उसकी साफ सफाई एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी। कैसे आप, क्योंकि गंगा जो निरंतर मैली हो रही, आज भी गंगा में 800 तरह की अलग अलग नालों का पानी आता है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या। सड़क के किनारे से आप जाते हैं, जो इतनी पवित्र नदी है नर्मदा जी की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ी बात आप देखें, हमने नर्मदा जी के उत्थान विकास के लिए हमने काम किया। जब हमारी सरकार थी, हमने आदेश पारित किया था कि नर्मदा नदी में खनन के लिए मशीन नहीं उतरेगी। तो अब आपको उसमें, क्योंकि क्या होता है, एक विशेष प्रजाति की मछलियां रहती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, और जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पर्यावरण को खतरा रहता है। उन 15 महीने में नर्मदा का पानी आचमन लायक हो गया था क्या सर?
बिल्कुल हो गया था। आप देखिए हमने नहीं, ऐसी सबसे बड़ी मैंने बात तो मैं कहीं आपको रिपोर्ट बता- नहीं पढ़ी सर आपको- कि 15 महीने के दौरान आचमन लायक हो गई थी मां नर्मदा। लोकेश जी मुझे कंप्लीट करने दें। आप ध्यान रखें, होशंगाबाद अगर नर्मदा नदी का मुख्य केंद्र कहें, होशंगाबाद में निरंतर इतने साल से रेत की चोरी हो रही थी। वहां 18 करोड़ रुपए में वहां का ठेका होता था। हमारे समय में ये बैठे दिनेश गुप्ता जी बताएंगे आपको कि होशंगाबाद का जो टेंडर लगभग 200 करोड़ से ज्यादा में हुआ था, तो हमने राजस्व बढ़ाया था। इन्होंने सिर्फ चोरी की है और आज वही ठेकेदार छोड़कर भाग गए, क्योंकि शिवराज सरकार की चंदाखोरी और चोरी चकारी से वो परेशान होकर वो 2 कंपनियां बदल गई साहब, काम नहीं कर पा रही हैं। तो हमने राजस्व बढ़ाया है, लेकिन आप देखेंगे इस तरह की घोषणा आपने कर दी। चलिए अच्छी बात है, ठीक, लेकिन मैं लौटता हूं सर आपके पास। घोषणाओं का क्या? मैं लौटता हूं। दिनेश गुप्ता जी की तरफ आपने कई चीजों को लेकर इशारा कर दिया। दिनेश गुप्ता जी मेरे बहुत आदरणीय हैं और एक बहुत ही सजग और बहुत ही ठीक है, उनकी राय जान लेते हैं ना सर, क्या राय है उनकी। ठीक, अब दिनेश जी देखिए, एक्सप्रेसवे एक दिन में तो नहीं बनते, एक साल में नहीं बनते, कई साल लग जाते हैं। भूमि अधिग्रहण होते होते कई साल लग जाते हैं। ये बात शायद बीजेपी भी जानती है भली भांति। अभी हमने बुलेट ट्रेन का सपना देखा था जल्दी मिलेगी, लेकिन उसकी डेडलाइन भी 2026 तक पहुंच गई है, क्योंकि अभी तो जमीन अधिग्रहण का काम ही नहीं हो पा रहा ठीक से। लेकिन ये जो अभी घोषणाएं हो रही हैं, क्या ये 2023 में पार्टी को फायदा पहुंचा सकती हैं? देखिए लोकेन जी, घोषणाएं होना और लोगों को लाभ मिलना या जो चुनावी राजनीति, वो बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं। आपके पास डेवलपमेंट का कोई एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर आप इनिशियली काम स्टार्ट करते हैं। वो बाइबल है नहीं है, कितना एरिया आएगा, क्योंकि जैसे बहुत सारे जैसे नर्मदा एक्सप्रेस भी आप बना रहे हैं, तो भोपाल से जबलपुर तक का रोड तो ऑलरेडी नेशनल हाईवे बना चुका है। अब इसके पैरेलल तो कोई रोड बनेगा नहीं कि नया रोड आप बनाएंगे। तो सरकार का एक सोच है इसमें आने वाली, अब जो भी चीजें हैं कि कितनी लैंड एक्वायर करना है, कितना जो है किस रूट से हम जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि 2023 तक तो इस पर काम भी शुरू नहीं हो पाएगा। यदि आप किसी भी सिरे से काम शुरू करना चाहें, चाहे अमरकंटक से शुरू करना चाहें या आप गुजरात बॉर्डर से कहीं से शुरू करना चाहें, क्योंकि आप देखिए जब सड़क हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन आप पिछले कुछ सालों में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो सड़क है, ये सड़क पर चलना लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमारा अधिकार है। कहीं ना कहीं हमको जो टोल चुकाना पड़ता है। कोई भी सड़क बनाई, बहुत बेहतरीन सड़क बनाई, लेकिन आम आदमी को अपनी जेब से कुछ पैसा इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक डिस्टेंस होता है, इतना महंगा हो गया आजकल सड़क पे चलना, जिसका असर हम ये देख रहे हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ रहा है। यदि आप एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वहां भी जा रहा है। पहले ये कंसेप्ट नहीं था हमारे यहाँ की जो सड़क पर कोई टोल देना पड़ेगा, लेकिन 1 दशक 1.5 दशक का ये है। तो आप कितने भी किलोमीटर सड़क आप बीओटी पर बना दीजिए, और उससे जो लोगों को समस्या, आप ठीक है डिस्टेंस आपका तेजी से हो जाता है, रोजगार आपके किस तरह के रोजगार की आप कल्पना कर रहे हैं, ये भी कोई मॉडल और कंसेप्ट नहीं है। एक तो सामान्य सी चीज होती है कि हम उसकी बहुत सारी विशेषताएं होते हैं जिसको लेके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जब वहां का जो भी रोजगार की जिस तरह से करेंगे, आप वन क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो कितनी परमिशन आपको जंगल काटने की देता है। तो जब सरकार काम शुरू कर रही है, तो मैं तो ये मानना है कि 2023 तक तो इसका जो कंसेप्ट है वो पेपर पर ही आ पाएगा, जो इसका एक रफ ड्राफ्ट जो बनेगा। लेकिन दिनेश जी, एक कॉन्ट्राडिक्शन भी तो है सर। अभी कुछ दिन पहले तक हम ये कह रहे थे कि हम तो नर्मदा के किनारे प्राकृतिक खेती करेंगे ताकि नर्मदा में पानी भी शुद्ध रहे और किसी तरह का रसायन उसमें ना जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे, इससे औद्योगिकीकरण बढ़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेंगे। तो कंट्राडिक्शन है दोनों चीजों में। मैंने इसीलिए कहा कंट्रोडक्शन। देखिए, नर्मदा के किनारे आप खेती करिए, खेती तो ऑलरेडी है। नर्मदा के किनारे जितनी संपन्नता आपको दिखेगी, वो जो किसान आपकी चॉइस से नहीं करते, उससे तो बाजार में जिसकी मांग होती है, उस पूरे किसी भी नर्मदा की पट्टी के किसी भी जिले में आप जाएंगे, वहां का उत्पादन देखेंगे, बेहतर है, बहुत बेहतर है। और जब आप सड़क और नर्मदा का कोई ऐसा तो नहीं कि पैरेलल दोनों को चलना है, एक डिस्टेंस है, बहुत सारे एरिया में उनका नहीं होगा। तो ये जो सरकार जो सोच रही है, बहुत सारी चीजें होती है। हमने चंबल में देखा था कि जब चंबल एक्सप्रेस वे की तो बात थी, तो वहां के बीहड़ों को जो है उसका खत्म करके बहुत पावर प्लांट लगाने की बात, अलग अलग तरह की स्कीम्स की बात हुई थी, लेकिन जो है वर्कआउट नहीं हो पाया। फिजिबिलिटी जब नहीं होती किसी चीज की, तो फिर सरकार उसको धीरे से उसको पूरे मामले को बंद कर देता और वो एक घोषणा के रूप में सिर्फ याद की जाती है। सनवर पटेल जी, देखिए दिक्कतें तो बहुत हैं, और खासकर क्योंकि मां नर्मदा का सवाल है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, रिकॉर्ड भी सरकार ने एक समय बनाया था। वो अलग बात है कि सवाल उठते रहते हैं कितने पेड़ बचे वहाँ पर, लेकिन फिर भी अब सड़क बनेगी या वहाँ पर वन क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए लोकेंद्र जी, विकास और पर्यावरण दोनों ही चीजों की चिंता सरकार को करनी होती है। और ये बात आपने सही कही कि भूमि अधिग्रहण के मामले में पेचीदगियां होती है, लेकिन पेचीदगियों के डर से हम विकास के काम हाथ में ना लें, उसकी कोई योजना ना बनाएं, ये कहीं से तार्किक नहीं होता है। इसलिए पेचीदगियों को खत्म करते हुए, मुश्किलों को कम करते हुए और हम विकास के लिए इस प्रकार के एक्सप्रेस वे का निर्माण करें, ये सरकार की प्राथमिकता है। दूसरा, जैसा हमारे विद्वान साथी जी ने कहा है, अविनाश जी ने, कि ये नदी के किनारे किनारे कैसे रोड बनेगा, और एनजीटी की इसमें मुश्किल की होती है, उनकी पेचीदगियां होती है। निश्चित रूप से एनजीटी की अपने उसूल से अपने नियम कायदे हैं, लेकिन ये उसके हर जगह नियम जो कायदे हैं वो नदी किनारे से 50 मीटर अधिकतम पूरे देश भर में होते हैं कि वो ग्रीन बेल्ट रखना होगा, या कुछ जगहों पर जैसे छिपरा मैया है उज्जैन में, वहां 200 मीटर तक है। तो कुल मिलाकर ये, जैसा सम्माननीय गुप्ता साहब ने कहा है कि ये कोई नदी के किनारे बिल्कुल नदी से लगकर नहीं बनने वाला है। कहाँ वो ये सवाल इसलिए था ना सर कि हम तो ये कह रहे थे कि नदी के 5 किलोमीटर तक हम प्राकृतिक खेती करेंगे, तो केवल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर वो मेंटेन होगा या नहीं? देखिए, दोनों चीजें अपनी जगह है। कृषि को बढ़ावा मिले और इस रोड के माध्यम से भी, इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से भी, आज जब कृषि की अनेक प्रकार की खेतियां, अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार की ऐसी खेतियां जो रोज मंडी में लगाई जाना चाहिए, आजकल तो ये तक हो रहा है कि हमारे वहां से सब्जियां और फूल एक्सपोर्ट तक होते हैं, लेकिन किनके होते हैं? जिनकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से है। तो आज ये जो एक्सप्रेस वे है, इसके कारण से उद्योग को लाभ मिलेगा, पर्यटन को लाभ मिलेगा, लेकिन साथ में ही किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। तो ये कृषि के क्षेत्र को भी इससे लाभ होने वाला है। एक सवाल बुंदेला जी अगर हैं तो उनसे है। बुंदेला जी, देखिए, एक ये चीज दिखाई गई मध्य प्रदेश को हमेशा कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हम डेवलप कर रहे हैं। कमलनाथ ने भी कोशिश की, लेकिन कोई इतना बड़ा उद्योग ना तो कमलनाथ ला पाए प्रदेश के अंदर, और किसी चीज का मध्य प्रदेश हब बन पाया हो, वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिली। सर, आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसके बाद कुछ परवान चढ़ सकती हैं ये कोशिशें? चलिए, बुंदेला जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे तो ये सवाल पूछेंगे। लेकिन दिनेश जी, सड़कें बनना और उसके बाद हम एक हब के रूप में मध्य प्रदेश को तैयार कर दें, ये दोनों चीजें आपको लगता है कि एक साथ चलेंगी या अलग अलग हैं? क्योंकि हमने देखा है कई क्षेत्रों को, चाहे हम बेंगलुरु की बात करें, नोएडा की बात करें या हैदराबाद की बात करें, इनको उस तरीके से डेवलप किया गया, वहां पर लोग जा रहे हैं रोजगार करने के लिए। मध्य प्रदेश में कोई ऐसी चीज दिख रही है आपको कि यहाँ पर किसी विशेष चीज के लिए इसे हम हब के रूप में तैयार कर दें, ताकि जब उस चीज की बात हो तो लोग केवल मध्य प्रदेश की तरफ देखें? कर सकते, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसकी जो, वो ऐसी है क्या आप इसको किसी भी चीज में, आप एजुकेशन को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशन का ही हब बनाएंगे किसी भी जिले को, जो आप इंदौर, भोपाल, विदिशा कहीं भी आप बना सकते हैं। आप देखिए कि जो पूरा वेस्टर्न यूपी हो कहीं का भी, ये जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए पूना, हैदराबाद, अल्टीमेटली आपको मध्य प्रदेश से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं है जो बच्चे को आप यहाँ रोक सकें। आप इसी तरह से उद्योग का है, उद्योग में जो पुराने जो कांग्रेस सरकारों के टाइम जो इंडस्ट्रियल एरिया बने थे, चाहे भोपाल का आप देखेंगे मंडी पीप देख लीजिए, गोविंदपुरा देख लीजिए, या मुरैना का बानमोर है, भिंड का भी जो औद्योगिक क्षेत्र है, तो आपने वहां जो है इतने उद्योग पहले से ही हैं। और जब से ये जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ है, तो विशेष रियायतें अब किसी राज्य विशेष में जाने से उद्योगों को नहीं मिलती। तो वो ये देखते हैं कि उनका कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट जिन राज्यों में कम आता है, वो वहां उद्योग लगाना अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि जो अब जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की बात है, जो रोड्स की जब बात होती है, तो आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने की बात होती है कि आपका जो है रोड अच्छी होगी तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगा। तो जो ये जितनी भी स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश को आप किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके ज्योग्राफिकल जो इसका जो लोकेशन है,
इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल जो है इन्वेस्टर समिट करने के बजाय ये कि हम किस क्षेत्र को क्या किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और शायद मध्य प्रदेश के लिए बेहतर यही कि उसकी कृषि शायद उसकी पहचान है सर। कृषि तो मुझे लगता है कि एक है ही, कृषि के अलावा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, आप उसको देखिए ना कि कितनी आप मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। यदि आपकी कृषि पहचान है तो उससे जुड़े हुए उद्योग, बिल्कुल उससे जुड़े हुए उद्योगों पर काम करना चाहिए। बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए। बुंदेला जी, अगर आप तक सवाल पहुंचा था मेरा, तो सवाल ये था कि औद्योगिकीकरण की बात कमलनाथ ने भी की और वो तो कहते थे कि मैं एक बिजनेस माइंड आदमी हूं, लेकर आया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। दमोह में इंडियन सीमेंट की फैक्ट्री का काम शुरू हुआ है, जिसके लिए 10 से 12 साल से वो कंपनी प्रयासरत थी, लेकिन शिवराज सरकार के समय ना तो उसको कोई क्लियरेंस मिल पाया, ना ही वो स्टार्ट हो पाई। तो ये एक उदाहरण आपने पूछा, मैंने तुरंत आपको उदाहरण दिया। ऐसे कई सारे काम हुए मात्र 15 महीने में, जो 15 साल में नहीं हो पाए। लेकिन जी इसके अलावा एक बात बोलूं आपको, नर्मदा किनारे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शिवराज जी एक्सप्रेसवे के बनाने के पहले वो 6 करोड़ जो पौधे उन्होंने एक दिन में लगा के रिकॉर्ड बनाया था, उसकी गिनती करवाए कि उसमें कितने जिंदा बचे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। बाकी दिनेश गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही। दिनेश गुप्ता जी ने जो कहा ना कि हाईवेज पहले से बने हुए हैं, और जो इसमें आप देखें वो खासकर जो बेल्ट है पूरा बहुत फर्टाइल बेल्ट है, वहां का किसान बड़ा संपन्न है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है वहां पर। अगर आप कहें वहां पे हाईवे बनाएंगे तो सबसे पहले लोकल जनता का प्रश्न होगा कि भाई कहां से बना रहे, कैसे बना रहे, क्योंकि दोबारा जमीन अधिग्रहण करना काफी मुश्किल होगा। वहां की जमीनों के आप सरकारी रेट भी देखें लोकेश जी, तो काफी महंगे हैं, क्योंकि जमीन बहुत फर्टाइल है और वहां के किसान की पैदावार बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पेचीदगी आएगी। बाकी ये जो मेरे मित्र कह रहे थे बार बार, देखिए मैं स्पष्ट कह दूं, गुप्ता साहब ने भी उस चीज पर तस्दीक की। विकास जो हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आप करें तो हमने ही किया है। पीतमपुर में आप देखें, पीतमपुर में ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी है, जिसमें एक ही कंपनी बता रहा हूं, वैसे तो हाँ हजारों कंपनियां। ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी है जिसमें कम से कम 20,000 लोग काम करते हैं। आप जो मेरे मित्र जो बैठे हैं, सनवर पटेल, उज्जैन के रहने वाले, बगल में आप पूछें कि देवास में कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया गया था पूर्व में, आजकल सब बंद है। उसमें कई सारे मैं क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं सनवर पटेल जी से। ठीक, सनवर पटेल जी, देखिए चुनाव तो नजदीक हैं, और क्योंकि आप लोग ये शिकायत बार बार करते हैं कि 15 महीने कांग्रेस चले गए, 15 महीने हमारे कोरोना में चले गए, तो बचे अब 2 साल, तो इसमें कुछ बड़ा करने का स्कोप है सर? जल्दी से 30 सेकंड। निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है। हमारा प्रदेश कैसे आगे आए, कैसे ऊपर उठे, इसका निरंतर प्रयास करती है। और जैसा सम्माननीय गुप्ता साहब ने कहा, चलिए सर समय नहीं है इसलिए रोक रहा हूं मैं, देखना है कि ये चीजें कब तक परवान चढ़ पाती हैं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।